तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गूंगे ने एक राज की बात बता दी थी कि जो अपने जू का साया था, परछाई थी, वो सो रही है। उसके बाद जू आकर के उसको ऑब्जर्व करता है। इस दौरान सबके जो टोकन्स रहते हैं ना, सेवेंथ पिक डिसाइपल्स के, वो बजने लगते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन अब शुरू होने वाला था, जो 30 सालों में एक बार होता है। अब आगे तो मैं कोशिश करूँगा कल 30 मिनट की वीडियो आ जाए, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 21:21 और मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया हूँ क्योंकि थोड़ा ऑफिस के काम में व्यस्त था। तो आगे बढ़ते हैं। तो जू अपना थोड़ा कपड़ा वपड़ा सही करता है। लौंडे में थोड़ा सा टशन आ चुका था, अच्छे कपड़े पहनने लगा था और नाव से बाहर निकलता है। तो सभी लोग इस समय जहाँ पर इन्हें बुलावा मिला था, जहाँ इन्हें जाना था, सेंट्रल ऑल्टर की तरफ, उस तरफ पड़ चुके थे। इनमें जो सबसे कमज़ोर भी बंदा था ना, जो इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा था, वो की कंडेंसेशन के 6वें लेवल में था। और देखो सभी रोथलेस होते हैं, तो जब ये इकट्ठा होना शुरू होते हैं ना, तो पूरा जो स्पेस था, वहाँ पर किलिंग इंटेंट की ओर सब बढ़ने से लगती है। और मुझे कोई तो बोल रहा था यार कि अब जितने भी वीडियोज़ आते हैं, मतलब एनीमे, उसका हिंदी डब ऑटोमेटिक आएगा। तो जो लोग हिंदी डब करते हैं, फिर उनका क्या होगा? मुझे ये जानना था कमेंट में। तो ज़ू बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ता, मतलब इसका एक कदम भाई 9 मीटर के बराबर होता था। आप सोच लो क्या फ़ास्ट जाता था, जबकि ये चल रहा था। तो ये अपने क्राइम डिपार्टमेंट में पहले पहुँचता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात कैप्टन से होती है और कैप्टन स्माइल करके इसे एक एप्पल देता है और कहता है, देखो फ़र्क क्या पड़ता है, हम किससे मारने वाले हैं, कौन से जीव को मारने वाले हैं। मतलब देखो जैसे ग्रूज़ हो गए हैं, फिर मरफ़ॉक्स हो गए, ये इंसान तो नहीं है ना, इंसानों जैसे दिखते हैं बस। तो हम किसे भी मारें, हमको बस अमीर होने से मतलब है। ऊपर का मैटर तो ये बड़े लोग हैंडल करने वाले हैं, मतलब जैसे कि सेक्ट मास्टर टाइप या पीक लीडर टाइप। ज़ू भी अपना हमें सल्ला देता है। तो सेंट्रल ऑल्टर पे 4000 लोग इकट्ठा हो चुके थे, 7th पीक के कंपटीशन में भाग लेने वाले। सामने में एक बड़ा सा स्पेल फॉर्मेशन दिखता है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, मतलब इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए थे। 300 मीटर तो भाई लंबा था। और जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, जैसे ज़ू वगैरह, 2000 लोग ऑलरेडी उस फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ से निकल चुके थे। मतलब लोगों को वेट करना पड़ता था लाइन बना के, फिर फॉर्मेशन में एंटर करते थे और ज़ुप से गायब। अब जू इस दौरान देखता ना कुछ फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स को, टोटल 100 इकट्ठा होते। इस दौरान 13 ऐसे पावरफुल लोग दिखते, जो कि 13 एल्डर्स थे, मैन और वुमेन वगैरह मिला के। क्लियरली नहीं दिखते क्योंकि एक ऑरा सी थी, वो फॉर्मेशन में से ही प्रकट होते। इस दौरान जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स थे ना, इन सभी एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। 13 एल्डर मानो इन फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर को इग्नोर करते हैं और किसी तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ बेसिकली देख रहे थे और बोलते हैं, हम पीक लॉर्ड को नमन करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। और सामने में हमें ना बादलों के बीच में मानो एक बड़ा सा ना जीव जैसा दिखाया जाता है, जो कि ड्रैको लिजर्ड था, मतलब ड्रैगन और लिजर्ड का मिक्स, 3000 मीटर लंबा। उस मतलब जीव की या जो भी बोल लो, उसकी ऑरा बहुत फियर्स थी और उस पर एक बंदा खड़ा था। जोकिंग उसको ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था, इतने दूर थे वो, इतनी पावरफुल औरत थी। उनके सामने तो ये 13 एल्डर्स भी फीके लग रहे थे और जो भी ना मुंडी ऐसा झुका लेता है। कैप्टन बताता है कि ये जो पीक लॉर्ड है ना, मतलब 7th पीक मास्टर, उनका ये ड्रेडनॉट है। ड्रेडनॉट मतलब देखो, फिर वो बताते भी है कि धर्मापोर्ट्स के लेवल्स होते हैं, बोट, स्किफ, शिप्स, क्रूजर, इन चारों के ऊपर आते हैं ड्रेडनॉट्स। मतलब जब आपका नाव भाई एक लेजेंडरी लेवल पे चला जाता है, तब आप उसे ड्रेडनॉट्स कह सकते हो। जू सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन जो एल्डर्स में भी नंबर 1 के थे ना, वो कुछ तो बोलते। 7वें पिक के सभी डिसाइपल्स मेरी बात सुनो। मरफॉक्स कभी हमारे साथ ही हुआ करते थे, लेकिन वो हमारे जो अच्छे विल हैं, जो अच्छे विश्वास है, उसे तोड़ चुके हैं। वो अब सी ज़ॉम्बिस के साथ मतलब अपना रिलेशन बना रहे हैं, जो कि हमारे दुश्मन है। इसीलिए इस बार जो कंपटीशन हो रहा है, हमारे ग्रैंड कंपटीशन, उसका लोकेशन मरफॉक का आइजल है। तो जितने भी तुम मरफॉक्स वगैरह को मारोगे ना, तुम्हें 10,000 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और कल्टीवेशन में जो हाइयर हैं उन्हें मारोगे तो उसी हिसाब से प्राइज भी मिलेगा। अब जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसे कॉन्क्लेव डिसाइपल मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं 7th ब्रेक का ग्रैंड कंपटीशन। जैसे ये बोलते ना, वो स्पेल फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगा और वो जो ड्रैको लिजर्ड था ना, वो अपना जो खोपड़ी थोड़ा सा पीछे करता है, फिर गुर्राटे मार और स्पेल फॉर्मेशन में मानो एंटर कर जाता। फिर वो जो स्पेल फॉर्मेशन की ओर आती है ना, वो चमकती है। 100 जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर से, 13 एल्डर्स और जितने भी डिसाइपल्स थे सभी, इवन जू किंग वगैरह, जू भी तो उसी में आता था, ये लोग उसमें समा जाते हैं मानो और यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये जो मरफॉक आइजल आइजल था, आइल बोलो या आइजल बोलो, जो ये लोकेशन है समुद्र के बीच में है शायद कहीं, तो वो साउथ फिनिक्स से भी बेहतर लोकेशन था ट्रेडिंग वगैरह के लिए। उसमें बहुत उन लोगों को फ़ायदा मिलता था, क्योंकि वो जो लोकेशन था ना, साउथ फिनिक्स और जो रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड है, उसके बीच में आता था। कुछ कुछ बोल सकते हो अगर आपको याद हो तो, जो वेस्ट कोरल आर्के पेलागो था, जो लोकेशन उसके आसपास था।
तो इनका इतिहास आपको पता है, 30 साल पहले भी इनका कुछ कांड हुआ था। तो सेवन ब्लड आइज़ वालों ने बहुत मारा था इनको, मरफ़ॉक्स को। लेकिन फिर से ये वही करने लगे। इन 30 सालों में जो सी ज़ॉम्बीज़ हैं वो काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। तो ये मरफ़ॉक्स उनके साथ अच्छा रिलेशन बना रहे थे ताकि सेवन ब्लड आइज़ को कुछ परेशान कर सके। अब इन मरफ़ॉक्स को भी पता था कि क्या होने वाला है, कि आज के दिन कॉम्पिटिशन है। और इनको तो यही पता था ना कि इसका टारगेट कौन है, नॉर्थ स्पिरिट वाले लोग हैं। बट फिर भी ये लोग चौकन्ने थे। कितना भी तैयार रहोगे यार, देखो सेवन ब्लड आइज़ वाले तो सेवन ब्लड आइज़ वाले हैं। तो यहाँ पर अचानक से मरफ़ॉक आइलैंड के आसपास ना बिजली कड़कने लगती है, एक वॉयलेट सी लाइट फैलती है और खतरनाक, मतलब ये जो चारों आइलैंड थे इनके मरफ़ॉक्स, वहाँ पर ये लाइट्स चारों जगह चमकती और वहाँ पर ना सबसे पहले हमें वो ड्रैको लिज़र्ड दिखता है और जैसे मरफ़ॉक्स इसे देखते हैं पहचान जाते हैं। ड्रैको लिज़र्ड ना जैसे ही प्रकट होता है एक ब्लैक मोती जैसा कुछ तो निकलता है और जैसे वो प्रकट होता है ना चारों आइलैंड पे, उस मोती की वजह से काफ़ी प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब वो मोती प्रकट होता है ना समुद्र की लहरें भी काफ़ी तेज हो जाती है। लेकिन जब ऐसा होता है तो जो चारों आइलैंड थे ना वहाँ के जो शील्ड होते हैं यानी फॉर्मेशन वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोती थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन मोती की जो हो थी बहुत तगड़ी थी, तो जो इनका फॉर्मेशन बना था वो भी कांपने लगता है। इस दौरान एक बंदे की आवाज़ गूंजती है कि सेवन ब्लड आइज़ वालों ये क्या है, इसका मतलब क्या है। हवा में ना किसी की एक छवि सी बनती है, चित्र सा बनता है चेहरे का जो कि बड़ा होते जाता है। एक ओल्ड मैन का जैसा दिख रहा था जिनके गालों पर ना वो गिल्स थे। गिल्स आपको पता होगा मछलियों के साइड में होते हैं, जिससे शायद वो गल फेफड़े या हम कुछ तो कहते हैं, जिसको पता होगा बताना कमेंट में। वो जिससे सांस लेते हैं। इधर ना जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो कि फॉर्मेशन से कनेक्टेड थी वो तो फूटने लगती और मोती से ना एक मानो हाथ के जैसा शेप निकलता है जो कि शील्ड को ब्रेक करने लगता। कुछ सेकंड ही बीते थे और ये मरफॉक्स का जो फॉर्मेशन था फूट चुका था और वो हाथ बड़ा होते जाता और बड़ा होते जाता है, सीधा जाके उस ओल्ड मरमैन का जो वो छवि बना था उस पे लगता है और जाकर के फिर जमीन पे हाथ लग जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा हाथ का छापा सा बन जाता है। अब और इतनी फियर से हाथ बढ़ा था तो बहुत सारी बिल्डिंग क्रश हो जाती है, उसमें जो भी लोग थे वो भी खत्म हो चुके थे। लेकिन एक बिल्डिंग था जो कि उस हाथ को झेल जाता है, फिर भी खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसमें बस क्रैक्स आते हैं। मानो जो बिल्डिंग था ना उसे मंदिर कह सकते हो आप, जो कि मानो हड्डियों से बना था, काफी सिनिस्टर हो रहा, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी मानो उसमें से निकल रही थी। और जिस हड्डी से वो बना था बिल्डिंग ना वो इंसानों की हड्डी थी, यानी कि उन लोगों के जो स्पिरिचुअल पावर थे अभी भी हड्डियों में रह गए थे। और वो हड्डियां किसी की नहीं थी बेसिकली भाई, वो सेवन ब्लड आइज के छात्रों की थी। और ओल्ड मरमैन ना उसी टावर पे था, खून की उल्टी कर रहा था और अब भाग रहा था। उधर जो ड्रैको लिजर्ड था ना उसके ऊपर में एक पैलेस महल सा था जिसमें से एक इंसान हमें दिखाई देता है। एक आवाज आती है, काफी कोल्ड आवाज की, मरफोक्स हमने सेवन ब्लड आइज वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जब से तुम हमारे दोस्त बने। 30 साल पहले जो हुआ था उसमें भी तुम लोगों की गलती थी, हमने तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेस दिए, क्या नहीं दिया। इवन 16 साल पहले जब तुम्हारे पे विदर स्पिरिट्स ने अटैक किया था हमने तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन बदले में तुम लोगों ने क्या किया। और ये कोई और नहीं, मास्टर सेवन थे। इन्होंने भी वो बैंगनी कलर का गाउन पहना हुआ था, प्यार से बोल रहे थे, गुस्सा अभी भी इनकी आंखों में नहीं दिख रहा था। और मरफो के जो पैट्रियार्स थे ना ये उनकी तरफ देख रहे थे। और एक और पाम अटैक इस दौरान ये लॉन्च करते, एक अटैक करते हैं पाम अटैक, जिससे मरफॉक्स का जो लीडर था पैट्रियार्च वो गिर जाता है। उसके बाद एक वाटर बैरियर सी और बनती है जिसमें ये ट्रैप हो जाता है। कितना भी कोशिश कर रहा है, करता है, निकल नहीं पाता। फिर आवाज आती है कि ज़ेंकाई, कितना भी कोशिश करो कुछ फायदा नहीं होगा। बेसिकली मरफॉक्स का जो लीडर था वो बोलता है ज़ेंकाई, ज़ेंकाई नाम था मास्टर सेवंथ का, कि देखो सी ज़ॉम्बीज़ हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो आ रहे हैं। तो ज़ेंकाई यानी कि मास्टर सेवंथ बोलते हैं मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो एक जगह सामने में ना स्पेस में रिपल होता है जहाँ से एक मिडिल एज्ड इंसानी कल्टीवेटर प्रकट होता है जिसने ब्लैक आर्मर पहना था और काफी पावरफुल। बंदा कम दिख रहा था, ये लाश ज्यादा दिख रहा था। ये छिपा हुआ था, अचानक से अटैक करना चाहता था, लेकिन मास्टर सेवंथ ने इसे भी ढूंढ लिया था और उसको भी अपने वाटर जो की बूंदे जो होती हैं अपनी ओरा से उसको ट्रैप कर दिया। तो इन दोनों को वो सील कर देते और उसके बाद पूरा ये जो आइलैंड था चारों उस पर उनका ध्यान फोकस होता है। इस दौरान ये अपने ऑरा यूज करते हैं ना, तो जो इनका ड्रैको लिजर्ड था उसमें से बहुत सारे मैजिकल डिवाइसेस निकलते हैं, यंत्र बाहर निकलते हैं जो कि बहुत सारे मैजिकल टेक्निक्स को खुद लॉन्च करने लगते हैं। इस दौरान बहुत सारे जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स थे, साथ में वो 13 एल्डर्स और जितने भी ये मतलब कल्टीवेटर्स थे उनके धर्मा स्किप्स वगैरह भी उनके साथ थे, धर्मा बोट का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है। और ये सभी भी अपने मैजिकल टेक्निक्स यूज कर रहे थे धर्मा स्किप्स के। और चारों आइलैंड इस समय मानो थर थर कांपने लगा था। तो जितने भी मैजिकल डिवाइसेस इन चारों लोकेशंस पे थे ना, ये फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स वगैरह उन्हें नष्ट कर देते हैं। जो गोल्ड कोर लेवल के कल्टीवेटर थे उन्हें भी छिपने का मौका नहीं मिलता। पलक झपकते चारों आइलैंड से ये लोग खत्म हो चुके थे। अब ये सभी चीजें करने के बाद मास्टर सेवन जैसा हाथ को लहराते तो चारों आइलैंड पर ना एक ऑरा सी इकट्ठा हो जाते, एक प्रेशर पड़ता है जिससे जितने भी मरफॉक्स थे आसपास वो खून की उल्टी करने लगते। लेकिन जो भी की कंडेंसेशन में थे ना उनको कुछ नहीं होता। जो भी फाउंडेशन लेवल में थे उनका मानो ऑरा सप्रेस होने लगता है
उनका ऑरा भी गिर करके ग्रेट की कंडेंसेशन में आ जाता और उसके बाद फिर से टेलीपोर्टेशन चमकता है और जो भी सेवंथ पिक के डिसाइपल्स थे मतलब नॉर्मल वाले जैसे कि जू वगैरह वो प्रकट होते अपने धर्माबूट्स वगैरह के साथ। सेवंथ इस दौरान बोलते कि अब शुरू हो चुका है कंपटीशन मेरे भेड़ियों। इस कंपटीशन को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो अच्छे से खून खराबा करो जिससे हमारे सेवन ब्लड आइज का नाम हो। जो इस दौरान अपने ऊपर में बहुत सारे जो धर्मा स्केप्स थे उनकी तरफ देखता है जहां पर एक फॉर्मेशन भी दिख रहा था बैंगनी कलर का। देख कर ही समझ जाता है कि थोड़े समय के लिए ये लोग बस फॉर्मेशन के अंदर थे और इधर जीत तो असली हो चुकी है। जैसा कि कैप्टन ने कहा था कि बड़े मैटर्स के बीच में तो इन्हें पढ़ना भी नहीं है, वो तो बड़े लोग देख लेंगे। असली काम है अमीर होना यानी कि मरफोक्स को मारना उनके सामान लूटना। सामान लूटोगे तो वैसे ही बहुत पैसे मिलेंगे और मरफोक्स को मारोगे तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स से आप पैसे कमा ही सकते हो यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन्स वगैरह। तो जू बढ़ता है जॉइन आइलैंड की तरफ जहां पर इसने सुना था कि फाउंडेशन लेवल का लैंप भी है और पिल्स भी है क्योंकि इसका ध्यान पूरा उसी पर था। तो हजार लोग लगभग उसी तरफ जा रहे थे और जिनके धर्माबोट स्पीड में अच्छे थे वो तो पहले ही पहुंच चुके थे। तो जू भी बहुत तेजी से किनारे पर पहुंच जाता है, धर्माबोट रखता है और बहुत तेजी से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ता बहुत सारे ना तीरों की बारिश होने लगती है इसकी तरफ। ये थे मरफोक कल्टीवेटर्स। जू को भी फर्क नहीं पड़ता, डैगर निकालता है और भाई काटता पीटता बढ़ने लगता है। अब मैं कितनों को गिनूं ना कि 3 को मार के गिरा देता है। ये सब तो आप समझ ही रहे हो। देखो जू को कोई नफरत नहीं थी मरफोक से लेकिन अब यहाँ पर वो कमाने आया था भाई तो पीछे कैसे हट सकता। कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो लेकिन ये मरफोक्स छोड़ भी नहीं रहे थे, घेर लेते इसे। और इस समय चारों तरफ खतरनाक बैटल छिड़ चुका था। तो देखो अगर आप ऊपर से देखोगे ना काफी तो ये जो मरफोक आइलैंड थे ना चंद्रमा का जो वो मतलब सर्कुलर हाफ सर्कुलर शेप होता है जो अर्ध चंद्रमा होता है कुछ वैसा दिख रहा था। और इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ था ना वो मीगा आइलैंड था और बीच में थे जॉइन आइलैंड और एमिक आइलैंड और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे आप बोल सकते हो नीदरवॉल्ड आइलैंड। तो इनका मेन आइलैंड था एमिक आइलैंड, बाकी 3 बस हिस्से थे ऐसा बोल सकते हो कि राजधानी थी मेन आइलैंड। और जू को तो पूरा इन्फॉर्मेशन था ना भाई इस आइलैंड के बारे में, खास करके जब हुआंग यान ने से वो गिफ्ट किया था पूरा इन्फॉर्मेशन का जेट स्लिप तो उसे अच्छा खासा पता चल चुका था। जैसे मरफुक के अपने विश्वास होते हैं जैसे हर एक धर्म का होता है वैसे इनका कि जब ये मरते हैं तो ये टेम्पल ऑफ मीगा में जाते हैं, उसके थ्रू एक बादलों की एक फील्ड है वहां पहुंच जाते हैं जहाँ से भगवानों का जो मतलब किंगडम ऑफ गॉड्स है उधर पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत से इनके अपने किस्से हैं समझ लो। तो मीगा भी जो नाम है गॉड का नाम है उसके नाम पर ही आइलैंड रखा गया था। फिर वैसे ही जॉइन जो एक आइलैंड है वो भी काफी रहस्यमयी है और कुछ गॉड से रिलेटेड ही वो बनता है। वो एक बंदी थी मतलब जॉइन जो है, जॉइन को लोग गॉड मानते थे लेकिन वो गॉड नहीं थी, वो एक गॉड लेवल की थी, ट्रू गॉड नहीं बोल सकते। नीदर वर्ल्ड जो आइलैंड है वो उसमें पुराने कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है उनके सामान वगैरह के साथ। बात आती है मिक आइलैंड की। तो ये मरफॉक के जो पहले कोई रॉयल ब्लड के रहे होंगे उनका घर है तो ये मतलब राजधानी हो जाता है। जू पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर चुका, इसका ध्यान था उस होली ट्रेजर पे स्पिरिट ब्रेथ लैम्प जिसमें उस रहस्यमय मंदिर से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आज तक लोग पता नहीं कर पाए। पुराने घर केवल गिनतियों को माने जैसे मरफोक्स जो बोलते हैं कि जब मीगा मरे थे तो जो टेम्पल ऑफ मीगा था ना वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि लैब में अभी भी उस लोकेशन का कुछ रहस्य छिपा हुआ है जो लोग जान सकते हैं तो वो मतलब कल्टीवेशन को जेनरेट कर सकते हैं, टेक्निक मिल सकता है। हालांकि जू को उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं था, इससे था कि लैंप मिल जाए, लैंप मिल जाएगा तो ये फाउंडेशन लेवल पे पहुंच पाएगा क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लेवल में जाते हो तो मतलब ट्राई करते हो तो ग्रूज वगैरह आप पर उस समय अटैक कर सकते हैं, लैंप रहेगा तो आप बच सकते हो, ऐसा कुछ है। जू इस दौरान ये सब सोचते हुए बैटल करते हुए आगे बढ़ रहा था। और देखो जंगल में जू से बेहतर कौन मतलब आगे बढ़ेगा, इसको आदत थी पुरानी। आगे बढ़ते बढ़ते ये थर्ड आइनस के बारे में भी सोचता है और जो कुछ सेक्ट वगैरह के बारे में भी सोचता है कि नहीं कोई इसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब तो वैसे भी मरफॉक्स वगैरह का अंत हो ही रहा है। एक तरफ बढ़ता है, एक पेड़ की तरफ ये चढ़ता है, अचानक से इसका ध्यान जाता है, एक खतरा फील करता है, ये तुरंत पीछे कूदता है और जैसे हटता है ना वहां पे ना एक ऑरा सी पड़ती है, लाल पेड़ की जो हिस्सा होता है उसी तरफ पड़ती है, टेंटेकल्स के समान जो रेसे होते हैं। और बाजू वाला पेड़ का भी ना नीचे से पूरा हिस्सा सूख जाता है रेसे के समान, वो भी पड़ता है। अब जू अटैक नहीं करता, पहले आसपास के पेड़ों को देखता है कि ये जो हिस्से आ रहे हैं पेड़ की टहनियाँ रेशों के समान बदल के कहाँ से आ रहे हैं। और सामने से एक बड़ा सा लाल वृक्ष दिखाई देता है और पेड़ का जो तना था ना भाई वो इंसानों के जैसा दिख रहा था, इंसानों के जो लिम्स होते हैं उसके जैसा, कुछ इंसानी कुछ नहीं इंसानी होते जो वैसे। और सभी के अंदर करप्शन बहुत तगड़ा था। पेड़ को ध्यान से देखता उस पर फल भी कुछ लगे हुए और फल आधे पके हुए थे और ध्यान से देखो तो वो मरफोक कल्टीवेटर थे जिनकी आंखें बंद थी। तो ये मरफॉक्स का अपना मेथड है भाई, म्यूटेगन मतलब करप्शन को झेलने का या जो भी। अब एक तो ऐसा पेड़ होगा नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ होंगे। फिर से ना ये जो पेड़ की रेशे होती हैं वो इसकी तरफ लाल तनाएं बोल लो बहुत तेजी से बढ़ती, और जब ये बढ़ती थी ना तो आसपास के पेड़ मानो सूख से जाते थे।
सड़ने लगते थे, उसमें से काले कलर का पदार्थ बाहर निकलने लगता था और वो काला पदार्थ भाई ज़हर के समान। लेकिन जब ऐसा होता है ना, तो जो मरफ़ॉक कल्टीवेटर्स थे, जो कि उस वृक्ष पर आधे लटके हुए थे फल के समान, उनको खतरा फ़ील होता है और वो भी जागने लगते हैं। कुछ तो सड़ भी जाते हैं उसमें, जिनकी आँखें नहीं खुल पाती हैं टाइम पे, और वो ज़ू की तरफ खूनी आँखों से देखते हैं, क्योंकि इस बंदे की वज़ह से इनको प्रॉब्लम हो गया था। देखो ये लोग क्या कर रहे थे ना, वृक्ष के थ्रू क्या कर रहे थे, करप्शन को भेज रहे थे, अपने से अलग कर रहे थे, अपने को और हाई लेवल पे ले जाने के लिए। लेकिन ज़ू ने अटैक कर दिया था, तो करप्शन इन पे ही हावी होने लगता है। तो जो जग जाते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो नहीं जग पाते हैं वो मतलब सड़ के खत्म हो जाते हैं। तो वो देखकर तो समझ जाते हैं कि ज़ू की ऑरा जो है वो ग्रेट सर्कल में है, इन्हीं के लेवल पे। अब क्योंकि ये नॉन ह्यूमन्स हैं, मरफ़ॉक्स हैं, तो इनके पास वो ब्लड लाइन वाली एबिलिटी होती है, कुछ और एबिलिटी होती है। तो इनके हिसाब से तो ये अपने लेवल के बंदे इंसानों से तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ज़हर खतरनाक होता है इनके लिए, लेकिन इंसानों से अलग होते हैं, तो ज़हर इंसानों वाला ज़हर इन पे काम भी नहीं करता। तो ये चारों ज़ू की तरफ 4 अलग-अलग दिशाओं से बढ़ते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो ज़ू का स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन चारों से तो कहीं ऊपर था, जो कि ये सोच भी नहीं सकते थे। और जब तक कि ये अचंभित हो पाते, ज़ू एक के सामने प्रकट होता है और एक का खोपड़ी उड़ा देता है और फिर दूसरे की तरफ बढ़ता है। दूसरे की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी ज़ू इसे काट के निकल जाता है और तीसरे की तरफ बढ़ता है, जिसकी खोपड़ी में ही चाकू मार देता है। फिर चौथे की तरफ, चौथा जो कि भागने लगता है, लेकिन वो भी तेज़ नहीं, 30 मीटर से भी कम गया होगा, ज़ू पहुँच चुका था। ऊपर से नीचे तक पहले तो वो काँपने लगता है, उसकी बॉडी सड़ने लगती है, गल जाती है। ज़ू को हर चीज़ पता था ना, तो ज़हर भी वैसा बनाया था भाई ने जो कि इनके खिलाफ भी काम करे। अब मारने के बाद देखो, इनका सामान तो आप ले सकते हो, जैसा कि सेवन ब्लड ने बोला था कि उस सामान को आप यूज़ कर सकते हो या बेच सकते हो, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। इस दौरान जब ये ले रहा था, एक सेवन ब्लड आइज़ का डिसाइपल प्रकट होता है। ज़ू इसको देखो जानता नहीं था, लेकिन फ्लक्चुएशन से समझ जाता है ये बंदा भी ग्रेट सर्कल में है। ज़ू जब देखता है उसकी तरफ, तो वो बंदा रुक जाता है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। और जब वो बंदा देखता है ना ज़ू की तरफ, तो उसे लगता है भाई मैं किसके पास पहुँच गया हूँ, इतना खतरनाक हो रहा है। मतलब वो रुक सा जाता है एकदम, बस फ्रीज़ नहीं होता, ऐसा समझ लो। बंदा तुरंत बोलता है, देखो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है एल्डर ब्रदर, मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था। तुरंत कुछ पहले पिल्स खाता है, फिर उसके बाद पीछे हट जाता है। ज़ू इस दौरान अपने सामान इकट्ठा कर लेता है, जो इसने लूटा, मतलब मारने के बाद इसको मिला था। ज़ू के जाने के बाद फाइनली वो बंदा चैन की सांस लेता है। उसे लगता है, उसको खुद समझ में आ जाता है, भाई अगर मेरा बिल्कुल भी कोई गलत इरादा होता ना, तो ये बंदा मुझे मार चुका होता। एक डर ये फ़ील करता है। एक बार तो सोचता भी कि सही में क्या ये बंदा की कंडेंसेशन में है? फ़ील ऐसा हो रहा था मानो ये फाउंडेशन लेवल का बंदा हो। ऑफ पीक डिसाइवल इतना खतरनाक, और वो भी नया। देखो क्यों ये बंदा ज़ू को क्यों नहीं जानता था, क्योंकि ये समुद्री हिस्से में था 6 महीने तक। ये कॉम्पिटिशन होने वाला था, इसलिए ये वापस आया था। कुछ दूर ही जाता है, लेकिन फिर ये खून की उल्टी करने लगता है, काले खून की। तो जब ये पिल्स खाता है फिर से, तो थोड़े बहुत इसके जो मतलब लक्षण होते हैं ना ज़हर के, वो कम होते हैं। ज़ू का पॉइज़न जो बना था वो मरफ़ॉक्स को टारगेट करने के लिए बना था। ओरिजिनल वर्ज़न होता तो ये बंदा कब का मर चुका होता। तो इसे ये भी समझ में आता कि यार ये बंदा खतरनाक है। एक तो पावर लेवल, फिर किलिंग इंटेंट तगड़ा, फिर ज़हर में मार थी। भाई मैं इस बंदे के आस-पास भी नहीं जाऊँगा। तो ये बंदा अलग दिशा ढूँढ लेता है, उस तरफ बढ़ जाता है। बैटल चलते रहता है, इधर से कुछ सेवन ब्लड के भी डिसाइपल्स मर रहे थे, उधर से मरफ़ॉक्स भी मर रहे थे, और ज़ू अपना बढ़ते जाता है। आगे में सुना एक मरफ़ॉक की सिटी दिखती। ये थोड़ा अलग था, देखो पत्थर, टाइल्स वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ था। पूरा जो शहर था ना, मछली के कंकाल से बना था। बड़ा शहर था यार, सेवन ब्लड आइज़ का जो कैपिटल सिटी था ना, एक आधी ज़िले के बराबर होगा, और ज़ू पूरा इन्फॉर्मेशन समझ सकता था। हुआंग यान ने इस जगह के बारे में भी लिखा हुआ या इन्फॉर्मेशन दिया। तो फिलहाल ये आगे बढ़ते जाता है। स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।